आज आप लोग के साथ पुनः एक बार हिस्ट्री का क्लास, हम लोग हिस्ट्री मतलब जो पिछली बार जो हिस्ट्री का क्लास हुआ था वहां से आगे अब आज शुरू करते हैं। तो आइए, पिछली बार हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को पेशवा पेशवा और मराठा साम्राज्य। पेशवा और मराठा साम्राज्य में आज जो जहां से शुरू करते हैं, आज का टॉपिक होगा बाजीराव प्रथम से। आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है पेशवा बाजीराव प्रथम से, ठीक है। तो देखिए, बाजीराव प्रथम का जो समय था, शासनकाल था, यानी पेशवा के पद पर, ये 1720 से 1740 तक रहे। 1720 से 1740, ठीक है। दूसरी बात, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। यह अपने पिता के समान ही योग्य एवं एक महान सेना नायक थे, ठीक है। अपने पिता के समान ही योग्य एवं महान सेना नायक। पेशवा की गद्दी पर आसीन होते हुए, या पेशवा की गद्दी पर जब ये बैठे, या पेशवाई जब इनके हाथ में आया, तो इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। जैसे मुगलों के प्रति अपनी नीति को व्यक्त करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा था कि आओ हम इस कमजोर वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। अर्थात उस समय मुगलों की स्थिति को उन्होंने एक जर्जर वृक्ष की संज्ञा दी थी और कहा था कि यदि मराठे एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित होगा, ठीक है। तो संपूर्ण भारत पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना हेतु बाजीराव प्रथम ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। अब कौन कौन से प्रयास किए, आप यहां पर उसको 1 बाय 1 करके देखिएगा, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, बाजीराव प्रथम से पहले मराठों का प्रभुत्व केवल दक्कन तक था। केवल दक्कन, या इवन यूं कहिए कि महाराष्ट्र और उसके आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित था। लेकिन बाजीराव प्रथम के शासन काल में मराठा प्रभुत्व में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ वो आप लोग यहां देखिएगा, ठीक है। तो आइए, बाजीराव प्रथम 1728 बोर्ड पे गौर से देखिएगा आप लोग। 1728 बाजीराव प्रथम ने पालखेरा का युद्ध लड़ा। पालखेरा का युद्ध किसके खिलाफ? निजाम, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ, ठीक है। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पालखेरा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को पराजित किया, ठीक है। और दोनों के बीच, बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि। आप लोग बोर्ड पे देखिएगा कि 1728 पालखेरा का युद्ध, बाजीराव ने निजाम पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि होती है और इस संधि के तहत निजाम मराठों को चौथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इस प्रकार पालखेरा के युद्ध ने दक्कन में मराठा प्रभुत्व, दक्कन में मराठा प्रभुत्व की स्थापना की, ठीक है। ये इस पालखेरा के युद्ध का प्रमुख परिणाम था कि दक्कन में मराठा प्रभुत्व की स्थापना हो। अब आगे आइए, पुनः 1728 में ही बाजीराव प्रथम ने
बुंदेलखंड को जीता। किसे जीता? बुंदेलखंड। उस समय बुंदेलखंड का शासक जो था वो छत्रसाल था। कौन था? छत्रसाल। मुगल सूबेदार के हस्तक्षेप या मुगलों का हस्तक्षेप बुंदेलखंड में काफी बढ़ गया था। अतः छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से याचना की कि वो मुगलों के खिलाफ उसकी सहायता करे। बाजीराव ने छत्रसाल की प्रार्थना को स्वीकार किया और बुंदेलखंड अभियान किया और 1728 में बुंदेलखंड को मुगल प्रभाव से मुक्त किया। लेकिन बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड पर को मराठा साम्राज्य में सम्मिलित करने के बजाय उसे छत्रसाल के अधीन ही रहने दिया। छत्रसाल बाजीराव प्रथम की सेवा, बाजीराव प्रथम की के इस कार्य से काफी प्रभावित हुआ और उसने पेशवा की शान में एक बड़े दरबार का आयोजन किया और बाजीराव को काफी सम्मान और उपहार प्रदान किया। तो इस प्रकार 1728 में बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव की स्थापना ने मराठों को उत्तर भारत की राजनीति से संलग्न कर दिया, जो अब तक दक्षिण तक सीमित थे। ठीक है। 1731 वारणा की संधि। देखिए 1731 वारणा की संधि का मराठा राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी संधि के द्वारा शिवाजी द्वितीय, वारणा की संधि के द्वारा शंभुजी द्वितीय, वारणा की संधि के द्वारा शंभुजी द्वितीय कौन था? कोल्हापुर का शासक। शंभुजी द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। यह शंभुजी द्वितीय, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साहू जब मुगल कैद से आजाद होकर दक्कन आता है, महाराष्ट्र आता है, तो साहू और ताराबाई के बीच मराठा राज्य का विभाजन हो जाता है और कोल्हापुर जो है वो ताराबाई कोल्हापुर से शासन करती है और सतारा से साहू। लेकिन दोनों के बीच संघर्ष और विवाद की स्थिति निरंतर बनी रहती है। लेकिन अंततः बाजीराव प्रथम ने शंभुजी को वारणा की संधि के लिए विवश किया, जिसके तहत शंभुजी ने साहू की अधीनता स्वीकार की। इस प्रकार मराठा राजनीति का विवाद समाप्त हो गया। ठीक है। तो वारणा की संधि का मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब आते हैं अगला, देखिए 1737 बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पर धावा। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जो बाजीराव प्रथम के दिल्ली आगमन से काफी भयभीत हो गया। लेकिन बाजीराव प्रथम मोहम्मद शाह को सत्ता से बेदखल नहीं करना चाहता था, बल्कि वह
मुगल सम्राट को मराठों की शक्ति से परिचित करवाना चाहता था, ठीक है, और यह भी संकेत देना चाहता था कि अब उत्तर भारत की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप जारी रहेगा, ठीक है। तो दिल्ली पर धावा बाजीराव प्रथम का। कहा जाता है कि जब बाजीराव प्रथम दिल्ली से वापस दक्कन लौट रहा था तो भोपाल के समीप मोहम्मद शाह के कहने पर दक्कन के निजाम या हैदराबाद का निजाम निजामुल मुल्क ने उसे घेरने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप 1737 भोपाल का युद्ध हुआ जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम की हार 1737 भोपाल के युद्ध में निजाम की हार हुई और दोनों के बीच दुरई सराय की संधि, दुरई सराय की संधि, संधि की शर्तों के फलस्वरूप मालवा पर मराठों का आधिपत्य कायम हुआ। क्या हुआ? दुरई सराय की संधि, मालवा पर मराठों का आधिपत्य। मराठों का आधिपत्य, ठीक है। तो इस प्रकार यह बाजीराव पेशवा का के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, या उनके यूं कहिए कि उनकी उपलब्धियों का एक महान अवसर था बाजीराव प्रथम के जीवन का, जब उन्होंने मराठों को दक्कन से निकालकर उत्तर भारत में स्थापित कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार उत्तर भारत की राजनीति में मराठों का प्रभावशाली हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। अब आते हैं 1738 बाजीराव प्रथम द्वारा गुजरात विजय, ठीक है। 1738 में बाजीराव प्रथम ने गुजरात को जीत लिया। 1739 सॉलसेट एवं वसीन विजय, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप था, सॉलसेट एवं वसीन है, जिस पर उन्होंने पुर्तगालियों से सॉलसेट और वसीन को जीता, पुर्तगालियों को हराकर, ठीक है। यह भी बाजीराव के जीवन की एक महान उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहला समय अवसर था जब मराठों ने किसी यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था, और मराठों को यह सफलता बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ था। इसलिए सॉलसेट एवं वसीन की विजय बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों में को काफी ऊंचा बना देता है, क्योंकि इसमें उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर किया था, ठीक है। तो ये हुआ बाजीराव प्रथम के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बाजीराव प्रथम ने अपने 20 वर्षों के पेशवाई में मराठों को भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था, ठीक है। और ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द मराठा मुगलों को विस्थापित करके, मुगलों को रिप्लेस करके भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लेंगे, ठीक है। ये था बाजीराव प्रथम की उपलब्धियां। इसके अतिरिक्त बाजीराव के विषय में अन्य बहुत सी बातें महत्वपूर्ण है। जैसे बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन का अधिकांश क्षण युद्ध स्थल में ही व्यतीत किया था। इन्होंने कभी आराम नहीं किया, बल्कि हमेशा ये युद्ध के बाद एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, एक दूसरे के बाद तीसरा, और इस प्रकार इनका जीवन निरंतर युद्धों से ही जुड़ा रहा। इसीलिए इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, ये शिवाजी के बाद
छापामार युद्ध पद्धति को काफी प्रभावशाली तरीके से इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। छापामार युद्ध शैली, युद्ध शैली में महारत, ठीक है। अगला, बाजीराव के जीवन का एक रूमानी पहलू भी है, ठीक है। कहा जाता है कि मस्तानी नामक एक नर्तकी के प्रेम के लिए भी बाजीराव काफी प्रसिद्ध हैं। मस्तानी नामक नर्तकी के साथ प्रेम, ठीक है। इस पर फिल्म भी बन चुका है, बाजीराव प्रथम, इसमें ये दिखाया भी गया है। खैर चलिए, तो इस प्रकार बाजीराव प्रथम का पेशवाई या पेशवा काल मराठा इतिहास का एक स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अब आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात बालाजी बाजीराव नया पेशवा बनता है, ठीक है। यह बालाजी बाजीराव प्रथम का पुत्र था। इसे नाना जी के नाम से, देखिए यह नाना जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, नाना जी के नाम से प्रसिद्ध। बालाजी बाजीराव नाना जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। 1750 बालाजी बाजीराव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, आया 1750 की संगोला संधि। 1750 की संगोला संधि, ठीक है। संगोला संधि क्या था और मराठा इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? तो देखिए 1750 में जो संगोला संधि हुआ, इसके तहत पेशवा जो था वो मराठा संघ का वास्तविक नेता माना गया, जबकि छत्रपति नाम मात्र का राजा रह गया। संगोला संधि के तहत पेशवा मराठा संघ का वास्तविक नेता माना गया, जबकि छत्रपति यानी शिवाजी के वंशज नाम मात्र के राजा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार संगोला की संधि के द्वारा मराठा राजनीति पर पेशवा का एकाधिकार स्थापित हुआ। तो ये बालाजी बाजीराव के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। अब आते हैं 1752 मराठा एवं मुगलों के बीच संधि। मराठा एवं मुगलों के बीच संधि 1752 में बालाजी बाजीराव एवं मुगल शासक अहमद शाह के बीच संधि होती है, जिसके तहत मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि 1752 की संधि के तहत मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ
वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, 1752 की संधि के तहत मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार मराठा दिल्ली की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मराठों को भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में विधिवत मान्यता प्रदान कर दी गई। अर्थात दिल्ली की राजनीति पर मराठों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया। यह 1752 की संधि से प्रकट हो गया। ठीक है, अब आते हैं बालाजी बाजीराव के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना, और वो था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। गौर से आप लोग देखिएगा, ये बड़ा ही ऐतिहासिक युद्ध था। तो सबसे पहले इसको पॉइंट बाय पॉइंट, आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम बताते चलेंगे और आप लोग इसको देखते चलिएगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? कब? 14 जनवरी 1761। ठीक है, किनके बीच? तो मराठों और अफगानों के बीच। ठीक है, अफगानों के बीच। ठीक है, क्यों पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों लड़ा गया? तो यूं तो इसके बहुत कारण कहे जाते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, मराठों का भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास। अर्थात मराठों द्वारा जब भारत की संपूर्ण राजनीति पर अपने प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास किया गया, तो इससे अफगानों के हित बाधित हुए। जैसा कि आपने देखा था कि इससे पहले अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था, और यूं तो भारत पर उसने कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बल्कि पंजाब पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। लेकिन मराठों ने जब भारतीय राजनीति पर अपने प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास किया, तो उन्होंने पंजाब के अफगान गवर्नर को वहां से भगा दिया, जिससे अब्दाली काफी क्रोधित हुआ। तो ये पहला कारण। दूसरा, अब्दाली द्वारा भारत में लूटपाट का उद्देश्य। ठीक है, पहला कारण था कि भारतीय राजनीति पर मराठों की महत्वाकांक्षा, जो पहला कारण था। दूसरा कारण था कि अब्दाली भारत पर पुनः आक्रमण करना चाहता था, और ताकि वो भारत से बड़े पैमाने पर धन प्राप्त कर सके। ये दो कारण थे पानीपत के तृतीय युद्ध का। अब आते हैं युद्ध का नायक। यहां युद्ध का नायक कहने से मतलब है कि दोनों सेनाओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए, मराठा सेना नायक था
सदाशिव सदाशिव राव भाव, ठीक है। ये मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाव, ठीक है। और अफगान नायक कौन था? अफगान सेना, अफगान नायक अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। देखिए इस युद्ध में मराठों की ओर से एक व्यक्ति लड़ रहा था जो काफी चर्चित है, उसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी एक मुसलमान था जो मराठा तोपखाना का प्रमुख था, मराठा तोपखाना का प्रमुख, ठीक है। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध के नायक थे, एक तरफ मराठा सदाशिवराव भाव और दूसरा अहमद शाह अब्दाली, ये हुआ नायक। अब आइए परिणाम, पानीपत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मराठों की हार, मराठों की हार, ठीक है। मराठों की जो हार होती है यह मराठों के लिए काफी आत्मघाती था। कहा जाता है कि महाराष्ट्र का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर से कोई न कोई व्यक्ति शहीद न हुआ हो। तो इस प्रकार इस युद्ध ने मराठों के लिए या मराठा जान माल के लिए काफी हानिकारक साबित हुआ था, ठीक है। ये मराठों की राजनीति पर बड़ा ही इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। आगे इसके प्रभाव पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये था पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, आखिर वो क्या कारण था? आखिर वो क्या कारण था कि मराठे अफगानों से पराजित हुए? तो देखिए इसके विषय में अनेक मत है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मत है, तो सबसे प्रमुख मत यहाँ यह है कि मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाव, यानी कि मराठा सेना नायक जो सदाशिवराव भाव था, वह अपने विरोधी यानी अहमद शाह अब्दाली की अपेक्षा उतना योग्य और बुद्धिमान नहीं था। यानी कि युद्ध नीति में वह अब्दाली के समान चतुर नहीं था। दूसरा, मराठों का आंतरिक द्वंद्व, अर्थात सदाशिवराव भाव के व्यवहार से मराठा जो सरदार थे वो इसके खिलाफ काफी क्रोधित रहते थे, और इसने भी मराठों के हार का यह भी एक प्रमुख कारण बना। तीसरा, भारत की अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा मराठों की मदद न करना, ठीक है। भारत की अन्य जो प्रमुख शक्तियां थी वो भी चाहती थी कि मराठों की पराजय हो जाए। इसके पीछे अपना कारण था, क्योंकि मराठा, जैसा कि आपने देखा कि संपूर्ण भारत में अनेक राज्यों से चौथ वसूला करते थे। चौथ जो एक जबरदस्ती मतलब शक्ति के दम पर वसूल किया जाने वाला कर था। इससे मराठों की चौथ नीति से अन्य राज्य काफी परेशान थे, और इसे लेकर मराठों के प्रति उनके मन में रोष की भावना थी। तो जब मराठा या मराठे संकट में आए तो इन लोगों ने मराठों की मदद नहीं किया, जबकि मराठा नेताओं ने आह्वान किया कि भारत की अन्य शक्तियां उन्हें सहयोग करें, लेकिन उनके कहने पर भी ये लोग मराठों के साथ नहीं आए। यदि सारी भारतीय शक्तियां एकजुट होकर अफगानों का मुकाबला करती तो निश्चित रूप से युद्ध का परिणाम बदल सकता था। तो ये हुआ मराठों की हार का कारण। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, तो आप लोग गौर कीजिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध
का बहुत दूरगामी प्रभाव, बहुत से इतिहासकारों का कहना है, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, इस युद्ध के कारण ही मराठों के हाथ से भारत की सत्ता फिसल गई और अंग्रेज भारत की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन अब बहुत से अन्य प्रमुख इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के तुरंत बाद मराठे पुनः एक बार उठ खड़े होते हैं और धीरे धीरे वो पुनः भारत की राजनीति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा कहना सही नहीं है। वास्तव में इस युद्ध का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हम नहीं देखते हैं, आगे चलकर आप लोग इसे देखिएगा। लेकिन बहुत हद तक ये माना जाता है कि यदि इस युद्ध में मराठों की पराजय नहीं हुई होती तो वो निश्चित रूप से भारत की राजनीति से अंग्रेजों को बाहर कर देते और भारत में मराठों की सत्ता स्थापित हो जाती। ठीक है, अब आते हैं अगला, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद, अर्थात युद्ध का परिणाम इतना घातक था कि युद्ध के 3 दिन बाद ही बालाजी बाजीराव युद्ध की पीड़ा को सह न सका और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद माधवराव प्रथम, इसके बाद माधवराव प्रथम, नया पेशवा कौन बना? माधवराव प्रथम। 1761 से 72। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम पेशवा बना। ठीक है, ये माधवराव प्रथम योग्य एवं कुशल सेनापति। माधवराव प्रथम एक योग्य एवं कुशल सेनापति था। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द ही मराठे माधवराव प्रथम के नेतृत्व में उठ खड़े हुए और पुनः भारत की राजनीति पर उनका आधिपत्य स्थापित हुआ। तो आइए, माधवराव प्रथम ने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः कैसे स्थापित किया, तो देखिए 1763 निजाम यानी हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। ठीक है, 1763 में इसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। 1771 हैदर अली को पराजित किया। ठीक है, 1771 हैदर अली को पराजित किया। आगे राजपूतों एवं जाटों पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम, इसका जो अगला कार्य महत्वपूर्ण कार्य था, शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। तो माधवराव प्रथम जैसा कि मैंने बताया कि यह एक योग्य एवं कुशल सेनापति था और इसके कुशल नेतृत्व में मराठों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। मराठों की खोई प्रतिष्ठा को इसने स्थापित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो 1763 में निजाम को पराजित किया और दक्कन में पुनः मराठों की प्रभुता को स्थापित किया, जो
अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय में निजाम की ताकत बढ़ गई थी, उसे पुनः निजाम पर नियंत्रण स्थापित किया। 1771 मैसूर के हैदर अली जो काफी तीव्र गति से दक्कन की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, उसे पराजित किया। राजपूत एवं जाटों को, अर्थात उत्तर भारत में उसने राजपूतों एवं जाटों जो प्रमुख शक्ति थे उनको नियंत्रित किया। और सबसे प्रमुख, इसने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया। तो इस प्रकार मराठों ने माधवराव प्रथम के नेतृत्व में अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः पा लिया। कहा जाता है कि 1772 में अचानक क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी अकस्मात मृत्यु मराठा राजनीति के लिए या मराठा संघ के लिए काफी घातक साबित होता है। और इस पर टिप्पणी करते हुए ग्रांड डफ ने कहा है कि माधवराव प्रथम की अचानक मृत्यु